नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के विद्यापीठ एकेडमी में है और उनके जो डायरेक्टर हुए हैं, कहें तो एमके सर, हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 12 साल बीत चुका है और 13वां साल में प्रवेश कर चुका है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है कि आपका 12 साल बीत चुका और 13वां साल प्रवेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सीधा सवाल पे आ जाते हैं सर। चूँकि बुद्ध की धरती कहा जाता है, ज्ञान की भूमि कहा जाता है बिहार को, ऐसे में किसकी नज़र लग रही है बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को, लोगों के बीच में एक मैसेज जाने का काम हो रहा है कि देखिए, अब बिहार में एजुकेशन माफिया हावी हो चुके हैं। क्या कुछ कहिएगा सबसे पहले? बिहार में एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ाई का माहौल नहीं है। आज भी बिहार से 1000 बच्चा IIT जाता है जी, बहुत सारा बच्चा IAS करता है। सबसे पहले हमारा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या बिहार में एजुकेशन माफिया हावी हैं या नहीं? है ना, वो तो सब जगह होंगे, बिहार में भी है जी, और बेसिकली एजुकेशन माफिया बिहार में देखा जाए तो कोचिंग और स्कूल दोनों में ही हो चुका है। कोचिंग में कुछ बिजनेसमैन लोग एंट्री किए और स्कूल में भी बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का तो पर्पस ही अर्निंग रहेगा ना, जबकि एजुकेशन एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है। जो स्कूल है वो ट्रस्ट के द्वारा चलता है, नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि प्रॉफिटेबल बना देते हैं। सरकार की एजेंसियां सब कमज़ोर पड़ चुकी है, कोई रोक टोक वाला नहीं है, रोक टोक करने पे भी वो घूस पहुंचा देते हैं जी। इसकी वजह से माफियाओं का थोड़ा संख्या बढ़ गया है। तो क्या समय आ चुका है सरकार को कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने का? नहीं तो जो ज्ञान की भूमि कहा जाता है बिहार को, अब दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं यहाँ से ज्ञान का जो भंडार हुआ करता था वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। ज्ञान का भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता। आम दो प्रकार का एजुकेशन है, एक स्पेशल एजुकेशन और एक आम जनता का एजुकेशन। जी, स्पेशल एजुकेशन जगह पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कोई बच्चा, जैसे हम लोग IIT की कोचिंग कराते हैं तो IIT कोचिंग के लिए जो बच्चा तेज रहेगा वो खोज ही लेगा कोई ना कोई मास्टर। लेकिन जो आम जन का एजुकेशन है, जिसमें भाषा सीखा जाता है, रहन सहन सीखा जाता है, व्यवहार सीखा जा सकता है, स्कूलिंग का होता है, ये चीज़ थोड़ा ख़राब हो गया है, बहुत ही ख़राब हो गया है। एक साधारण एक बच्चा 18 साल 16 साल का, उससे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या संस्कार है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें सरकार का बहुत दोष माना जा सकता है। और समाज में सरकार में दोष इसलिए हुआ है कि आप अभी विधानसभा में जब आप जाएंगे, सिर्फ सरकार दोषी है या समाज भी दोषी है इसका? समाज से ही सरकार बनता है ना। जैसे सरकार में कौन है, 243 जो विधायक हैं वो चुने हुए विधायक हैं, पर विधायकों का प्रोफाइल देखेंगे तो उनका कोई पास्ट में उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। या तो किसी बड़े बाप के बेटे हैं, और नहीं तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, और नहीं तो कोई बहुत शानदार तरीके से कोई ABCD डायरेक्शन अपना के कोई पैसा वैसा बना लिए हैं, वही लोग ने विधानसभा में बैठे हैं। पर अब इनको चुनती तो जनता ही है। अब जनता तो बेसिकली उतना जानकारी नहीं रखती। आम जनता जो खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, उसको क्या पता चलेगा देश दुनिया के बारे में। पर उनके इमोशन के साथ खेल जाते हैं पॉलिटिशियंस, चाहे पैसे के दम पे चाहे कुछ, और वही बैठे विधानसभा में, उन्हीं में से कोई मंत्री बनेगा ना। चूँकि पॉलिटिशियन की आपने बात की तो पहले जो शिक्षक हुआ करते थे वो ज्ञान सिर्फ बांटते थे, लेकिन अब तो देखने को आ रहा है कि अब पॉलिटिक्स में जुड़ चुके हैं, पॉलिटिक्स से भी रुचि बढ़ा चुके हैं। ऐसे में कहें तो सोशल मीडिया पे प्रतिदिन वायरल भी देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत अनगिनत शिक्षक भी हैं, हम नाम पर्सनली हम किसी का नहीं लेंगे। पराजित मन, पराजित राज्य, पराजित राजा हमेशा विजेताओं का अनुसरण करता है, ऐसा चाणक्य कहते थे जी। तो एक बच्चा जो अभी अभी सयाना हो रहा है, एक आदमी जो अभी अभी कैरियर बना रहा है, एक आदमी जो अभी अभी बिजनेस करना चाहता है, एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या देखेगा कि अभी समाज का जो विनर है वो कौन सा रास्ता अपनाया है। जी। तो उसके सामने आएगा समाज का विनर जो फॉर्चूनर पे चल रहा है, वो किसी ठेकेदार का बेटा था, वो कभी बड़ा बड़ा घपला किया था, वो कोई अस्पताल चलाया था, वहाँ पे बहुत चोरी चकारी किया था, किसी का किडनी बेच दिया था, कोई स्कूल चलाया वहाँ पे चोरी चकारी किया था। अभी समाज में जो शीर्ष पोजीशन पे बैठे लोग हैं जी, स्टेट में, जी, वो सभी का प्रोफाइल खराब है। जी। तो आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे बिजनेस करने वाला आदमी हो, चाहे पढ़ाई करने वाला आदमी हो, उसको पहले तो यकीन ही नहीं होता कि सत्य का मार्ग भी कोई मार्ग है। जब यही बच्चा यहाँ से निकल के मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, उधर सत्य का बाजार देखता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी आदमी जो
ये बिहार से बाहर रह लिया एक आध 2 साल 5 साल, और जब बिहार आता है तो बड़ा प्लीजेंट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। छोड़िए ना, एक आर्मी का आदमी 15-20 साल आर्मी में नौकरी करके आता है तो गांव का सबसे सभ्य आदमी वही रहता है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, किसी भी तरीके का खराब काम वो नहीं करता है। क्यों ऐसा हुआ? वही आदमी उस गांव में रहता तो उसकी मानसिकता अलग थी, वो शहर से होके आया, एक आर्मी का ट्रेनिंग लेके आया तो अलग हो गया। क्यों? एक बड़े स्फेयर में जब गया ना, बड़े स्फेयर में ये जो फिल्ट्रेशन होता है ना, वो योग्यता के आधार पे होता है। तो भी समाज में क्या हुआ है कि कोई आदमी इस बात को यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि राइट और सत्य का मार्ग भी उसके प्रगति का मार्ग हो सकता है। वो केवल दाएं बाएं ही करके, कोई मीडिया में है तो भी सोच रहा है किसी का थोड़ा बड़ाई करके पैसा ले रहे, अखबार में तो सरकार से नज़दीक रह के एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, और वो सब बड़े बड़े लोग हैं। अब नया आदमी जो कुछ करना चाहता है वो क्या करेगा? विनर्स का रास्ता अपनाएगा ना। तो विनर्स का रास्ता खराब होने से पूरी जनरेशन की ट्रेनिंग ही वैसी हो रही है। तो पॉलिटिशियंस भी वैसे हैं, विधानसभा में भी वैसे हैं, मुख्यमंत्री भी वैसे हैं, प्रधानमंत्री भी वैसे हैं, ऐसे करके पूरा। क्या लगता है सर कि एक शिक्षक आप होने के नाते एक शिक्षक का दायित्व है कि पॉलिटिक्स भी करना? पॉलिटिक्स जो नहीं करेगा ना वो मरेगा कुत्ते की मौत। पॉलिटिक्स का सिंपल मीनिंग लोग समझते हैं चुनाव लड़ना, ये नहीं है। वो तो एक अंतिम पॉइंट है, जो विधानसभा जाएगा सबका आवाज़ लेके वहाँ बोलेगा। पर पॉलिटिशियन रीच हो जाते तो आजकल कोई भी पॉलिटिक्स में जाता है तो सोचता है कि एमएलए बनूँ, एमपी बनूँ। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि आपकी कोई विचारधारा है क्या। एक आदमी कमज़ोर होता है, 2 आदमी मजबूत बन जाता है, और एक जब परिवार बनता है तो और मजबूत बन जाता है, एक समाज बनता है तो और मजबूत बनता है। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई आदमी चाहिए कि नहीं? मार्ग दिखाने वाला कोई आदमी चाहिए कि नहीं? वही लीडर है बेसिकली। लीडर का खेल है, पॉलिटिशियन का खेल नहीं है। लीड करने वाला, तो हर आदमी को लीड करना पड़ेगा। जो विचार आप रखते हैं वो विचार आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आप कभी संघ नहीं बना पाएंगे, और जब संघ नहीं बना पाएंगे तो दूसरे के अत्याचार को आपको सहन करना पड़ेगा। हर आदमी को पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, पर वो वाला पॉलिटिक्स नहीं कि एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मुखिया बन जाऊं। वो तो बेसिकली प्लेयर्स हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये कि एक विचारधारा से जुड़ के, जैसे हम लोग कैसे हिंदू धर्म का कोई है तो करोड़ों लोग एक आस्था में जुड़े हुए सब कृष्ण भगवान के पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। मुस्लिम धारा से है तो कोई करोड़ों लोग मस्जिद पहुंच रहे हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स एक डायरेक्शन है जिससे समाज बिल्डअप होता है, और एक की ताकत में अनेक का ताकत मिल के ऐसे एक विचार बनता है, और उस विचार की रक्षा होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स है। सर अगला सवाल रहेगा, चूँकि आप इतना बड़ा संस्थान चलाते हैं, बिहार के हर बच्चे आपका नाम जानते हैं, ऐसे में अगर हम चुनौतियों की बात करें तो अभी तक के जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ को आपने सामना किया है? मेरा पर्सनली पूछिएगा तो मेरा चुनौती एक है, डिप्लोमेसी का चुनौती मैं बहुत सामना किया हूँ। जैसे एक होता है जहाँ पे आप सच बोलेंगे तो सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करेगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। लोग सच से ही जुड़ते हैं, झूठ से नहीं जुड़ते, या तो सच से जुड़ते हैं और नहीं तो पावर से जुड़ते हैं। अभी के जो सिचुएशन है उसमें पावर फैक्टर हावी हो गया है सत्य वाले फैक्टर से। अब चूंकि मैं हूँ साइंटिस्ट टाइप का आदमी, मैं साइंस पढ़ता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, IITian हूँ, टीचिंग का मेरा काम है, इसमें सत्य चलता है, असत्य नहीं चलता है। पर जो दुनिया है वो डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं कि क्या है वो नहीं बोलना है, क्या बोला जाए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। तो मुझे जो सबसे बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा ना, कि मैं क्या बोला जाए, वो तो एक तरीके से मेकअप किया हुआ चीज़ है। क्या सत्य है, जब मैं सत्य बोल बोल के सामने में कोई ऐसा धूर्त आदमी आ गया कि उस सत्य को हथियार बना के और मेरे ऊपर वार कर दिया जी। ये चुनौती मैं ज़िंदगी में अभी तक कई बार मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे रास्ते को अपना लूँ, पर उस रास्ते में कभी कुछ बिल्ड नहीं कर सकते। बुद्ध किसी डिप्लोमेसी से नहीं हुए थे, महावीर डिप्लोमेसी से नहीं हुए थे, भीमराव अंबेडकर डिप्लोमेसी से नहीं हुए थे। पर छोटे छोटे चीज़ों को जीतने के लिए ना डिप्लोमेसी चाहिए, और बड़ी चीज़ों को करने के लिए सत्य चाहिए। जेपी कोई डिप्लोमेसी में नहीं थे, लोहिया कोई डिप्लोमेसी में नहीं थे, पर अभी के MLA MP तो डिप्लोमेसी में रहते हैं सब।
लेकिन सर एक और सवाल रहेगा सर कि चूँकि आप IITian हैं, जैसा कि आपने कहा, और ये एक बात के तो मलाल रहता होगा ना कि आप IITian होते हुए भी अभी के डेट में जो डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं हावी है, उसमें एक साधारण सा जो शिक्षक है जिनका क्वालिफिकेशन क्या है न है ये भी लोगों के बीच में जानकारियाँ नहीं है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपना छाप छोड़ते जा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने झूठ बोला जी और उसको फिल्टर आउट कर लिया सामने वाले ने। सामने वाले के सामने आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सामने वाला इतना कम बुद्धि का है कि आप कुछ भी बोलिए तो वो फिल्टर ही ना कर पाए, तो क्या होगा? सही बात। जैसे मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सामने सब तेज तेज विद्यार्थी है, मैं कुछ भी बोल के नहीं निकल सकता हूँ क्लास से, तुरंत बच्चा घेर लेगा मुझे। लेकिन एक एकदम जीरो लेवल का विद्यार्थी के बीच में मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने जाना हो तो मैं तो कुछ भी बोल के निकल जाऊंगा, वाहवाही होगी। तो ये सिचुएशन क्या हुआ है, तो क्या यही प्रचलन चल रहा है और इसी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ये प्रचलन हो गया। इसमें और क्या, ये कितना घातक है आने वाला समय के लिए? बहुत घातक है। पूरे संसार में जो परेशानियां खड़ी हुई है वो सब झूठ के बवंडर से हुआ है। झूठ के बवंडर से लोगों ने, झूठ का जो बवंडर है सर, उसको कैसे आप लोग सामना कीजिएगा? कितना चुनौती रहेगा? क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, IITian हैं, IIT निकालने के लिए समथिंग, जहाँ तक कि हमें जानकारी है, 20 से 22 घंटा मेहनत करते हैं, वो भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसे में एक साधारण सा व्यक्ति जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अब वो धीरे धीरे ऐसा होता है। जैसे मैं तो एक IIT ग्रेजुएट होने के बावजूद भी पटना में हूँ, इसलिए मैं सब देख के बोल रहा हूँ। गांधी जी भारत में आंदोलन शुरू किए थे, वो भारत में रहे नहीं थे, वो दूसरे देश में गए थे, बोलते कि लाइफ अच्छी भी हो सकती है यार, इनको सिखाओ। जितने लोग, भीमराव अम्बेडकर बाहर से पढ़ के आए थे। जब तक आप जिस कुएं की सफाई करना चाहते हैं, कुआं से बाहर जाके नहीं रहेंगे तो आपको कुआं तो पता ही नहीं चलेगा गंदा है। तो मेरा जो हालत हुआ है, मैं तो संजोग से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया और अपने होम टाउन पटना में हूँ जी, इसलिए मुझे यहाँ की चीज़ों को मुझे समझ में आ रहा है। अब हुआ क्या है कि एक हर आदमी का एक सुगंध होता है और एक दुर्गंध होता है। अब आज मैं सच की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, तथ्य की बात कर रहा हूँ, असली क्या होना चाहिए नकली है उसका मैं काट कर रहा हूँ, पर मैं कमज़ोर पड़ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ अगर 50 की संख्या में, तो जो मूर्खों की संख्या है वो 5 लाख की है, तो जनगणना में तो मैं हार जाऊंगा। पर यही मैं अभी मुंबई चला जाऊंगा तो मुंबई में समझदार लोग हो जाएंगे 500 और मूर्ख लोग हो जाएंगे 250। किसका चलेगा? तो समझदार लोग को चलेगा। वही होगा तो कुछ सुधरेगा। अभी क्या होना तो पड़ेगा? मानते हैं ना कि बिहार में मूर्खों की संख्या है। नहीं, बिहार में मूर्खों की संख्या तो है ही, पर बिहार में जो भी यहाँ का टैलेंटेड ब्रेन है, कोई बच्चा IIT किया, कोई बच्चा मान लीजिए कि मेडिकल MBBS किया, ये सब उड़ जा रहे हैं ना। बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में विधि व्यवस्था जो भी अच्छा नहीं होने से यहाँ का मोस्ट टैलेंटेड ब्रेन तो उड़ के चला जा रहा है दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, लंदन। अभी आप देखेंगे, मैं 50 लोगों को जानता हूँ पटना से जो अमेरिका में रहते हैं जी, वो सभी तो बिहारी हैं, पर वो रह रहे हैं कहाँ? अमेरिका। पलायन कर चुके हैं। तो बिहार का टैलेंटेड माइंड अगर पलायन कर चुका है और हमारे जैसे गिने चुने मान लीजिए 10, 20, 50, 100, 100, 200 लोग होंगे, तो 200 लोग और पॉपुलेशन 14 करोड़, तो कौन भारी पड़ेगा? अब 100 चरवाहों के बीच में एक विद्वान वहां पे आ जाएगा तो चरवाहा ही विद्वान को लाठी से मार के भगा देगा। लेकिन अगर विद्वानों की संख्या 50 हो जाए और चरवाहा 100 रहेगा ना, तो विद्वान भारी पड़ेगा चरवाहा पे। तो अभी कुल मिला के अगर मुझसे आप पूछेंगे कि बिहार की बदलने की स्थिति का आप क्या इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ से पलायन किया हुआ लोग जब यहाँ आएगा तो एक सुगंध फैलेगा और उस सुगंध से लोग जुड़ेंगे। अभी कैसे जुड़ रहे हैं? अभी डिप्लोमेसी और झूठ के बाजार के दुर्गंध में लोग घुसे जा रहे हैं जी। तो नया जनरेशन तो साधारण आदमी क्या होता है? साधारण आदमी जैसा हवा है वैसा बह जाता है जी। तो जब तक टैलेंटेड अब हो रहा है, अब बहुत सारे बच्चे IIT IIM से पढ़ के जी अपने होम टाउन लौट रहे हैं,
ये सर ये डिजिटल जो पढ़ाई का प्रचलन चालू हो चुका है, ये आने वाला समय में कितना खतरनाक होगा? क्योंकि जहाँ तक कि हमें जानकारी है कि जितना भी यूट्यूब के माध्यम से या जो भी माध्यम से होता है वो अधूरा ज्ञान होता है, कभी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। दो तरह का पढ़ाई है ना, एक है सूचना, जैसे अभी हम लोग वीडियो कर रहे हैं, बिल्कुल 1 घंटे का कोई वीडियो सुनेगा सब बात जान जाएगा। बिल्कुल लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा 18 साल का अनुभव बोल रहा है, जी, मेरा उधर 5 साल का IIT का कोर्स बोल रहा है, मेरा एक जर्नी बोल रहा है। ये जर्नी सीखने के लिए ऑनलाइन नहीं काम होगा। ऑनलाइन खाली सूचना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पर है हेल्पफुल, कम से कम सूचना तो बढ़ जा रहा है ना। अभी पॉलिटिशियंस पहले जितना लोगों को ठग लेते थे उतना अब नहीं ठगते, गांव का आदमी भी जागरूक हो गया है जी। और टेक्नोलॉजी बदल देगा बहुत चीज़ों को। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, चूँकि पॉलिटिक्स से रहेगा, बिहार में अगर कोई रहे या राजनीति पे बात ना हो तो ये कहीं ना कहीं हमको हजम नहीं होता है। सर SIR का जो मुद्दा है बेहद गंभीर मुद्दा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष जहां एक तरफ सरकार पर हमलावर है, हालांकि विपक्ष इतना तक कह रही है कि जो 65 लाख जो इस बार वोट से वंचित हो जाएंगे उसको लेकर के चुनाव आयोग क्यों नहीं सार्वजनिक करती है कि आखिर इतने लोग जो मरे हैं या पलायन किए हैं उसको सार्वजनिक करे। लेकिन चुनाव आयोग तो साफ साफ कह रही है कि नहीं, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, विपक्ष के हामी में हाँ मिलाया है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसको मैं ना सरकार के पक्ष में मैं रहता हूँ ना ही विपक्ष के पक्ष में, दोनों थोड़े थोड़े झूठ बोलते हैं। जी जी, दोनों डिप्लोमेसी करते हैं। सरकार की डिप्लोमेसी ये है दोनों को समझते हैं। हाँ, सरकार की डिप्लोमेसी ये तो जीत हार की लड़ाई है ना, वो तो लड़ेंगे दोनों। सरकार ये सोच रही है कि मैं करवा लेता हूँ, कुछ वोट दाएं बाएं कुछ कर लूँगा। राइट टाइम अभी नहीं था करवाने का, जब करवाना था तो बहुत पहले भी करवा सकते थे, सब उनके अंदर खोट दिखता है जी। और दूसरी बात ये भी है, थोड़ा सच्चाई भी है, क्योंकि मिक्स करते हैं ना लोग। परफेक्ट जो झूठ है वो तो सब कोई मना कर देगा, परफेक्ट जो सच है कोई मना नहीं करेगा। मिक्स्ड चीज़ होता है ना, जैसे वो कह रहे हैं कि 65 लाख में से ऑब्वियसली मरे होंगे कई लोग जी, 22 लाख समथिंग 22 लाख होता है। पर कई लोग तो 16 साल से बढ़ के 18 साल के भी तो हुए, उनको जोड़ना चाहिए था, वो जोड़े नहीं बेसिकली। दूसरा पॉइंट ये है कि विपक्ष जो कह रही है कि वो वोट चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो 8 करोड़ वोटर्स हैं, 9 करोड़ 8-9 करोड़ वोटर में से 65 लाख का डेटा दाएं बाएं हुआ है, कितना परसेंट होता है? 10% भी नहीं है। 90% करेक्ट तो है ही ना। और दूसरा फिर वो लोग ऑप्शन तो दे ही रहे हैं ना कि मतलब ऑनलाइन आप करेक्शन कराइए वो कराइए जी। तो अब वो 65 लाख घट के कुछ दिनों में सुनिएगा कि 35 लाख हो गए। दोनों, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें विपक्ष की, दोनों जनता को गुमराह। मैंने कहा ना कि डिप्लोमेसी एक सिचुएशन आ गया है, मतलब पक्षपाती, 2 तरीके का रास्ता होता है, न्याय संगत और प्रियजन हिताय। तो न्याय संगत वार्तालाप होना ही बंद हो गया है ना। तो सर जनता कंफ्यूज हो जाएगी ना। यस, जनता को पता ही नहीं, जो जनता आरजेडी और इसका कांग्रेस का समर्थक है वो अपनी पार्टी के समर्थन में से बात कर रहे हैं, जो बीजेपी और एनडीए के समर्थन में वो इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। दोनों ही डिप्लोमेट है, मतलब आपके पास क्या उपाय है? दोनों ही राजनीति के लोग हैं। एक चाह रहे हैं कि ऐसे हरा दूं, एक चाह रहे हैं कि वैसे हरा दूं, एक चाह रहे हैं कि मैं SIR। जनता के लिए कोई नहीं सोच रही है, कोई भी नहीं है साहब, कोई भी नहीं। एक नेता जब फॉर्च्यूनर कार से उतर के गांव की पगडंडियों पे चलता है तो मुझे लगता है कि मैं बंदूक निकाल के उसे गोली मार दूं जी। उस नेता का फॉर्च्यूनर गाड़ी, और एक नहीं कई फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला होता है। और जब आप उसका इतिहास पता करेंगे तो पता चलेगा कि शहर का जो एक प्राइवेट स्कूल बड़ा सा है वो साहब का ही है, शहर में एक होटल साहब का ही है, शहर में जो छड़ सीमेंट का व्यापार करते हैं वो साहब करते हैं, शहर के जो जितने ठेकेदार होते हैं साहब के पास पैसा पहुंचाते हैं। कहाँ से इतने पैसे आते हैं? सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, दाल में काला नहीं, सब गोलमाल है पूरा का पूरा। ऐसा समझिए कि एक आदमी क्या किया कि लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा किया कि मैं तुम्हारे गुडविल, तुम्हारे कुछ अच्छे के लिए कुछ करूँगा, और वो पैसा खा के, जैसे मैं सरस्वती पूजा के लिए चंदा इकट्ठा किया और सरस्वती पूजा के चंदा इकट्ठा हुआ 1 लाख, मैंने सरस्वती पूजा करवा लिया 50,000 और 50,000 का अपना सब सामान खरीद लिया। सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही हैं, मतलब पूरा गोलमाल है सब, खाली। अरे वो पूरी संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है। कहाँ जी रहा है संसार? पूरे संपूर्ण क्रांतिकारी, और वो क्या मतलब हम आपको बोले, एवरीवेयर
सर एक ये सवाल और रहेगा, बिहार में चूंकि बाढ़ का माहौल है और कहें तो गंगा उफान पे है और कोसी नदी भी उफान पे है, ऐसे में 10 जो ज़िले हैं, खास करके हम बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा भागलपुर है जिसमें कि समथिंग 6 लाख के आसपास लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ तक NH कहें, कॉलेज कहें या यूनिवर्सिटी कहें, सब पानी में जलमग्न है। ऐसे में सरकार के लिए, सरकार तो कह रही है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाएं, लेकिन जनता का कहना है कि देखिए सरकार की तरफ से हमारा कोई भी किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं पहुंच पा रहा है। क्या पॉलिटिशियन को बढ़ चढ़ के, जो अभी SIR के मुद्दे पे जो हल्ला कर रहे हैं, क्या पॉलिटिशियन को चढ़ बढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए, चाहे राघोपुर की बात करें या फिर भागलपुर की बात करें या जहाँ भी बात करें? मैं कह रहा हूँ कि यही तो डिप्लोमेसी है। अगर किसी को जनता के बारे में रहता तो पहले बाढ़ देखेंगे कि वो वोट में नाम नहीं जुड़ा है वो दिखेंगे। सही बात। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सड़कें जितनी बनती उतनी नहरें नहीं बनती है। सही बात। क्यों? सरकार वो सब काम करती है जिससे उनका कॉमर्शियल बेनिफिट हो। सड़क से इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद मिलता है, कॉरपोरेट वाले सरकार के हिस्से हैं। पटना का हर बड़ा बड़ा व्यापारी सरकार चलाता है, आम जनता खाली वोट देता है। समझ रहे हैं जी। एक स्टेटमेंट है कि वोट देने से अगर सरकार बदल सकती थी तो संसद में बैठे हुए लोग वोट का अधिकार ही खत्म कर देते। वोट देने से सरकार नहीं बदलती। किसको वोट देना है वो तय करते हैं वो बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग। तो सब उनको ट्रैवलिंग चाहिए होता है। बढ़िया एयरपोर्ट शानदार बनाएंगे, वो लगता है जनता का। कौन जनता का? 90% जनता एयरपोर्ट पे जा रही है, लेकिन वो खुशखबरी लगता है कि एयरपोर्ट खुल रहा है जी। सड़क खूब बनवाएंगे, एकदम 6 लेन 4 लेन। आपने सड़कों को देखा है क्या? ऐसा वो बांध नहीं बना सकते गंगा नदी में? बिल्कुल। पर गंगा नदी में बांध बनाएंगे तो उससे फायदा होगा किसको? जो आदमी जो बेचारा भिखारी है, किसान है, उससे इनको क्या मतलब? उससे इनका न रेवेन्यू है न कुछ है। ये सब वो काम करेंगे जिसमें इनके लोगों का बात हो। लालू यादव का राइज का क्या कारण था? लालू यादव पे इतने घोटाले का आरोप है, फिर भी वो कई लोगों के नज़रों में हीरो है। बिल्कुल। होता क्या था, मैं इसको समझने की कोशिश किया तो होता क्या था कि बिहार में अगर 100% आबादी है तो उसमें से 10-20% आबादी नीचे के 80% लोगों को आदमी ही काउंट नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। वो जाति के आधार पे। अभी वही कॉमर्शियलाइजेशन के आधार पे हो गया। भारत सरकार या कोई भी सरकार तो टॉप 10% जो लोग हैं उनके बारे, टॉप 10% लोगों के पास कार होता है, बाइक होता है, सब कुछ होता है, वही सड़क इस्तेमाल करते हैं। वो उनके शानदार कस्टमर है, बढ़िया टोल देते हैं, सब कुछ देते हैं, बढ़िया सड़क बनाते हैं, उनके लिए एयरपोर्ट बनाते हैं, सब शहरों का शहरीकरण करते हैं। गाँव का शहरीकरण, गाँव का बढ़िया नहीं करते। वो बेसिकली थोड़ा कर भी देंगे तो दिखाने के लिए। वो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे पहले जाति के आधार पे 80% और 20% बटा हुआ, तो वैसे भी कॉमर्शियलाइजेशन से बट गया है। 90% आदमी का क्या जीवन यापन है उससे कोई किसी को मतलब नहीं है। वो 10% क्या चाहिए ना, ये सब सरकार अपने उनसे चंदा लेके ही सब बनवाती है जी। पूरा। हमको आपको क्या बताएं कि सरकार के हर कार्य पे आपको शक होगा, हर कार्य पे शक होगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो। मुझे फिलहाल सिचुएशन में जो अच्छे पॉलिटिशियंस थे ना वो सब हाशिए पे मुझे दिखाई पड़ते हैं। चलिए अंतिम सवाल रहेगा सर, शॉर्टकट जवाब देना है आपको। SIR का मुद्दा जो है, वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए था या ना होना चाहिए था? हाँ या ना में जवाब देना। ऑब्वियसली होना चाहिए था। हाँ, वो सरकार ने कुछ गड़बड़ी किया है, वो मतलब उनका इंटेंशनली कुछ प्रॉब्लम है। पर उस इंटेंशनली प्रॉब्लम को भी विपक्ष ने जिस तरीके से उल्टा किया है ना, इनका भी पर्सनली प्रॉब्लम है। तेजस्वी को कैसा नेता आप मान रहे हैं? तेजस्वी नेता है ही नहीं, मतलब क्यों नेता उनको बोला जा सकता है? तो क्या वक्ता? लालू यादव को रिप्रेजेंट करते हैं और एक बैकवर्ड समाज जो बड़ा सा एक आबादी है उसके रिप्रेजेंटेटिव, और लालू यादव उनको दिए हैं समाज को। वो उनका कोई अपनी ऐसी छवि और हैसियत तो बनने में भी हो सकता है। नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार तो मतलब सेल्फ मेड आदमी है। राजनीति में रहना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए? राजनीति में संन्यास तो मैं शायद बोल सकता था क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं रहता है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, चारों तरफ गोबर गोबर ही हो तो एक थोड़ा सा भी पत्थर भी अच्छा लगेगा ना। तो नीतीश कुमार के सामने बाकी और सारे लोग हैं वो तो और भी मुझे गोबर दिखाई पड़ते। पीके का क्या देख रहे हैं फ्यूचर?
प्रशांत किशोर का फ्यूचर या तो ब्राइट भी बोल सकते हैं, कुछ मतलब असमंजस जैसा है, पर एक बात मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि प्रशांत किशोर आज बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाई पड़ रहे हैं। कारण ऐसा नहीं कि उनके बराबरी के लोग नहीं हैं, बहुत सारे उनके बराबरी के हैं। तो क्या केजरीवाल से तुलना की जा सकती है पीके को? किया जा सकता है, किया जा सकता है। हाँ, पर केजरीवाल और पीके में अंतर है। केजरीवाल का थोड़ा इंटेलेक्ट लेवल और हाई है। नरेंद्र मोदी को कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, अब इतने बड़े बड़े सवाल आपने मुझसे पूछ दिया है, मैं कैसे बोलूँ, मतलब एक, पर मुझे थोड़ा एक डायरेक्शन से मुझे अच्छा लगता है, जैसे वो उनका कोई नेता अच्छा है कि वक्ता अच्छा है, बताइए। नरेंद्र मोदी वक्ता अच्छे हैं। अच्छा, अमित शाह भी मतलब कैसे बोलूँ, मतलब ये सब जो भी बोलूँगा ऐसे हवा में बात होगा, हवा में बात। हाँ, मतलब वो अच्छे नहीं लगते, वो भी मतलब सेटलर टाइप के आदमी है। अंतिम सवाल रहेगा सर, चूंकि विद्या फिर कंपेरिजन करेंगे ना, मतलब ये लोग सेटलर टाइप के हैं, नरेंद्र मोदी भी खाली हवा मारते हैं बहुत, लेकिन कई काम जेन्युइन भी होता है। पर कांग्रेस के जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स था उससे तो अच्छा लगता है मुझे। उनका कांग्रेस में किस बात पे राहुल गांधी कोई ढोएगा? इस बात पे कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी वो थी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, उनके बेटे, ऐसा होता है? राजतंत्र चल रहा है क्या? ऐसा नहीं होता। उससे तो बेहतर है ना। इस बार ये बताइए कि विद्यापीठ एकेडमी है, क्या रिजल्ट का आप आशा कर रहे हैं, खास करके IIT या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए, जब भी रिजल्ट हमारे पास आता है, हम हर साल इस पे फोकस नहीं करते कितना रिजल्ट आएगा, हर साल हम फोकस करते हैं कि कितने ऐसे तालमेल बैठाने वाले बच्चे मुझे मिल गए। तो बैच पे डिपेंड करता है हर बार। अच्छा बैच मिला तो रिजल्ट खूब अच्छा होता है, अच्छा बैच नहीं मिला तो ये बेसिकली बड़ा म्यूचुअल चीज़ है, इसको लोग छुपा लेते हैं। तो म्यूचुअल ऐसा है कि तेज बच्चा और तेज मास्टर मिल के वो रिजल्ट तक पहुँचता है। तेज बच्चा नहीं है तो कुछ भी करके उसको IIT नहीं पहुंचा सकते। तो हम लोग का जैसे क्या करते हैं, लगभग 10% लोग IIT में सेलेक्ट होता है, जो कि नेशनल लेवल पे 1% का सिलेक्शन होता है। क्या एक और सवाल रहेगा इसी में सर, कि क्या MK सर दूसरे शिक्षकों के जिस प्रकार से जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं आगे जाके करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो सिद्धांत है वो सत्य का है, और सत्य कभी चमकीला नहीं होता। बहुत लंबे समय में सत्य की पूजा होती है। बुद्ध को भी उस समय लोग पत्थर मारते थे, पर आज जैसे सत्य क्या होता है कि हमेशा जिंदा रहता है, पर जिस समय एग्जिस्ट करता है ना, लोग उसको पत्थर मारते हैं, क्योंकि कड़वा रहता है ना सत्य। तो जैसे ईसा मसीह को टांग दिया था सूली पे, मोहम्मद साहब को भी बहुत तंग किया था, कृष्ण भगवान भी बहुत मुश्किल में थे। तो सत्य जो होता है ना, वो जब टाइम चलेगा ना सत्य का, तो लोग क्योंकि उस कड़वा बात बोलेगा वो, चूँकि कृष्ण भगवान का आपने नाम लिया, नहीं मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो कड़वा बात बोलेगा तो उस समय लोगों को नहीं आएगा, लेकिन जब बाद में उन सब बातों से जब वो सफ़र करेगा तो वो याद करेगा कि अरे वो आदमी, जैसे मेरे पास अभी कोई आता है, मैं उसको बोल देता हूँ कि तुम IIT की तैयारी मत करो, उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, मुझे IIT की तैयारी करने नहीं बोल रहा है। वो बहुत नाराज़ होकर जाए किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। 2 साल बाद जब उसका बच्चा फेल होता है तो उसे याद आता है कि अरे एक सर ने तो ऐसा कहा था। अपने छोटे बेटे को लेके वो आदमी मेरे पास पहुंचता है और कहता है कि सर, बड़ा वाला बेटा तो पढ़ने में अच्छा नहीं था, आपने मना कर दिया था, पर ये जरूर करेगा सर, इसको आप अपने पास लीजिए। सर चूँकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि सत्य एग्जिस्टिंग टाइम में चमकता नहीं है। सत्य जैसे जैसे समय बीतेगा, ओल्ड इज गोल्ड जो बात है ना, गोल्ड इज कैसे बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, तो ऐसे सत्य समय के साथ चमकता जाता है, और असत्य अभी खूब चमकेगा कैसे, और बाद में वो खत्म हो जाता है। तो करेंट जो सिचुएशन है ना, जैसे सोशल मीडिया ऐसा, वो इमीडिएट चमकने की बात है, बहुत लीप अप होती है उसमें, तो मैं उसमें कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा रास्ता तो सत्य का है। और जन्माष्टमी है, क्या कुछ कहिएगा? जन्माष्टमी मेरे लिए तो बड़ा स्पेशल डे है। मेरा अभी डेट ऑफ बर्थ तो जन्माष्टमी मतलब हिंदी इंग्लिश से मनाते हैं हम लोग, लेकिन मेरा जन्म जन्माष्टमी के अगले दिन का है। तो अभी मैं भी कुछ 44 साल का हो चुका हूँ, और मेरा 26 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। तो आज तो 16 अगस्त को ही है, तो कभी कभी हिंदी इंग्लिश में 10 दिन का ऐसे गैप हो जाता है, 5 दिन का, तो बहुत स्पेशल डे है। पर ठीक है, मतलब मैं इतना सीरियसली लेता भी नहीं हूँ किसी पर्व त्यौहार को। एक ठीक है, लोगों के एसोसिएशन और लोगों के एक यूनियन बनने का एक मेथड है। मुझे अपना बर्थ डेट भी मुझे कभी याद नहीं रहता है, मुझे कोई विश करता है तो फिर मुझे पता चलता है अच्छा आज तो मेरा जन्मदिन है। अगर आप में खामियां हम समझें तो क्या खामियां है? अपने आप को कहाँ पे कमज़ोर समझ रहे हैं?
मेरा कमी है कि थोड़ा मैं टाइम टेबल मेरा परफेक्ट नहीं रहता है, मैं विचारों में खो जाता हूँ, ऐसा खो जाता हूँ कि मुझे अब आज मैं बोल रहा हूँ, शाम तक मैं विचारों में खो गया तो आज रात खराब हो गया। मजबूती क्या है? मजबूती मेरा ये है कि मैं बहुत गहरा समय बिताता हूँ किसी एक पॉइंट को। आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है कि लीव योर क्यूरियोसिटी, हम्म, और मैं अपनी क्यूरियोसिटी को जीता हूँ। दुनिया मुझे क्या कहती है उसको मैं फ़िल्टर करता रहता हूँ अपने बुद्धि से, जो मुझे फिट बैठता है मैं उसको जीता हूँ, और ये मेरा स्ट्रेंथ है। और इसमें जैसे कोई भी काम आप करेंगे उसमें कुछ आपको जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएगा ना, तो उस पर यकीन बढ़ जाता है। तो मेरा इस पे यकीन बहुत बढ़ गया है। लेकिन इस सोचने के क्रम में क्या हो रहा है कि सराउंडिंग का भी अच्छा नहीं मिलने से मैं वीक हो जाता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे एमके सर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों पे जवाब दिया। चाहे इनकी एकेडमी की बात करें तो उस पर भी इन्होंने सवाल का जवाब दिया, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी अच्छे खासे इनके पास जानकारियां हैं, जो कि आए दिन प्रतिदिन, जैसे कि हम लोग विधायक का इंटरव्यू करते हैं, मंत्री का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आज सचमुच में लगा कि एक जानकार व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मनीष कुमार, तापमान न्यूज़ पटना।